गुड मॉर्निंग बच्चों, आपको आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आज एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बताया था आसपास के पदार्थ के बारे में और उनको प्रयोग द्वारा समझाया था। आज हम इसी पाठ से जो पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर हैं उनको बताने जा रहे हैं। पेज नंबर 4, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से पदार्थों को छांटिए। ऑप्शन दिए गए हैं कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत पेयजल, इत्र की सुगंध। तो इसे पहला है कुर्सी। पदार्थ के बारे में हमने पढ़ा था, वे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, स्थान घेरते हैं, वे सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। तो कुर्सी देखते हैं कि ये स्थान भी घेरती है, कुर्सी का कोई आकार होता है, इसलिए कुर्सी क्या है? पदार्थ है। कुर्सी क्या है? पदार्थ है। वायु तो हमको दिखाई तो नहीं पड़ती है, लेकिन वायु स्थान घेरती है। वायु में भार होता है, द्रव्यमान होता है। यदि वायु को हम एक गुब्बारे में डालते हैं तो गुब्बारा क्या होता है? फूल जाता है। वायु को अगर ट्यूब में डालते हैं, ट्यूब फूल जाता है। इससे ये पता चलता है वायु में स्थान होता है। इसलिए वायु भी हमारा क्या है? पदार्थ है। स्नेह ये होता है, वो एक मन द्वारा उत्पन्न होता है, मनुष्य के विचारों में उत्पन्न होता है। इसलिए स्नेह जो है हमारा पदार्थ नहीं है। गंध भी हमारे पदार्थ नहीं है। घृणा भी हमारे मनुष्य के मन से उत्पन्न होती है, मन में उत्पन्न होती है। इसका कोई आकार नहीं होता है, ना कोई द्रव्यमान होता है। जो घृणा हमारी है, इसे पदार्थ नहीं है। बादाम एक फल है। बादाम एक फल है और फल का आकार होता है, उसमें कोई ना कुछ द्रव्यमान होता है, इसलिए बादाम हमारा पदार्थ है। विचार ये भी एक मनुष्य के मन में उत्पन्न कल्पना होती है, इसलिए विचार को हम पदार्थ नहीं कहेंगे। शीत एक ऋतु होती है जिसका केवल हम अनुभव करते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं, ना कि इसमें कोई द्रव्यमान होता है, ना ये हमको दिखाई देती है, ना इसका कोई आयतन होता है। इसलिए जो शीत ऋतु है ये हमारी पदार्थ नहीं है। शीतल पेयजल जो शीतल पेयजल है, इसका आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, घनत्व होता है। इसलिए जो शीतल पेयजल है ये हमारा क्या है? पदार्थ है। इत्र की सुगंध, अगला दिया गया है इत्र की सुगंध। इत्र तो हमारा पदार्थ है, क्योंकि इत्र यदि किसी बर्तन में रखी है तो उसका द्रव्यमान होगा, आयतन होगा, घनत्व होता है। परंतु इत्र की जो सुगंध होती है, सुगंध कह दी जाए तो उसका कोई ना आकार होता है, क्योंकि इत्र की महक कहा जाए, ठीक, तो जो महक होगी उसका ना तो कोई द्रव्यमान होगा, ना आयतन होता है, ना घनत्व होता है। इसलिए इत्र की सुगंध पदार्थ नहीं है। दूसरा प्रश्न है, प्रेक्षण द्वारा कारण बताइए। यानी गर्मा गर्म खाने की गंध हमें कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। किसी पदार्थ की गंध या महक का अनुभव तब होता है जब वो वायु में मिश्रण हो जाती है और वायु के कणों के माध्यम से हमारे नाक या हमारे पास तक पहुंचती है। इसके साथ हम ये भी जानते हैं, जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर विसरण अधिक होता है। विसरण क्या होता है? अधिक होता है। इसी कारण गर्म खाने की जो महक होती है वो वायु में तेज़ी से मिल जाती है या मिश्रित हो जाती है, और हवा के माध्यम से वो हम दूर बैठे होते हैं, उसके कारण वहाँ पर वायु के साथ हमारी नाक तक पहुँच जाते हैं। लेकिन ठंडे भोजन की जो महक होती है उसकी विसरण दर बहुत क्या होती है? कम होती है, जिससे
उसके कण वायु में बहुत धीरे धीरे विसरित होते हैं और उसके कण हमारे नाक तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए ठंडे भोजन की महक लेने के लिए हमको खुद भोज्य पदार्थ के पास जाना पड़ता है। यही अगला प्रश्न है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है, इसमें पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षण होता है? स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है क्योंकि जल के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है जो कणों को एक साथ रखता है। फिर अगला प्रश्न, पदार्थ के कणों की विशेषताएं। पदार्थ के कणों की विशेषताएं, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण सदैव गतिशील अवस्था में रहते हैं। पदार्थ के मध्य रिक्त स्थान होता है। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर पहला प्रश्न है हमारा, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। यानी कि द्रव्यमान की प्रति इकाई को आयतन को घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान बराबर नहीं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो कुछ हमें तत्व दिए गए हैं जिनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। जैसे दिया गया है वायु, वायु दिया गया है चिमनी का धुआं, शहद, पानी, चाक, रुई और लोहा। देखा जाए तो वायु का जो घनत्व होता है सबसे क्या है, कम है। इसके बाद जो चिमनी से निकलने वाला धुआं होता है इसका घनत्व वायु की अपेक्षा कुछ अधिक होता है। धुएं के बाद रुई, जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें क्या है, रुई, रुई का घनत्व धुएं की अपेक्षा अधिक होगा। रुई से पानी का घनत्व अधिक होता है। और पानी के बाद शहद, शहद का घनत्व क्या होगा, पानी की अपेक्षा अधिक होता है। फिर चाक, चाक का घनत्व अधिक होगा। और इसके बाद आपका आएगा लोहा, लोहे का घनत्व क्या हो जाएगा, सबसे अधिक होता है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को स्पष्ट कीजिए। गुण पहला दिया गया आकार। पदार्थ के 3 अवस्था बताई, ठोस, द्रव, गैस। पहला दिया गया था, पहले में लेते हैं आकार से। तो ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है, वह जिससे वह आकृति बनाए रखता है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। इसी कारण द्रव को जिस बर्तन में हम रखते हैं वह उसकी आकृति ग्रहण कर लेता है। और गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। जड़ता, ठोस जड़ होते हैं, द्रव जड़ नहीं होते हैं, ये बह सकते हैं। द्रव हमारे बह सकते हैं, इनमें तरलता का गुण पाया जाता है। और गैस जड़ नहीं होती है। संपीडनशीलता, संपीडनशीलता, ठोस क्या होते हैं, ठोस को संपीडनशीलता नहीं किया जाता है क्योंकि ठोस के कण बहुत पास होते हैं। द्रव को ठोस की अपेक्षा कुछ संपीडनशीलता संपीडित किया जाता है। गैस के जो कण होते हैं उनको बहुत आसानी से संपीडित किया जा सकता है। कणों के बीच रिक्त स्थान, ठोस में जो होते हैं इनमें रिक्त स्थान क्या होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। द्रव में कम मात्रा, ठोस की अपेक्षा से अधिक होता है, ठोस की अपेक्षा से अधिक होता है। परंतु ये द्रव के कणों को आपस में क्या करता है, जोड़े रखता है, कणों को आपस में जोड़े रखता है। वायु में जो अंतरालिक स्थान होता है बहुत अधिक होता है।
कणों में गति, कणों, अगला पॉइंट है कणों में गति। जो ठोस में जो कण होते हैं, ये तो हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ में जो कण होते हैं गतिशील होते हैं। जो ठोस में होते हैं कण, उनकी गति क्या होती है? बहुत कम होती है, इनकी गति बहुत कम होती है। द्रव में जो कणों की गति होती है ठोस की अपेक्षा कुछ अधिक होती है, और वायु में कणों की गति बहुत तेज होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो जड़ता, जड़ता का अर्थ है पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर वस्तु अपना आकार न बदले, आकार में कोई परिवर्तन ना हो, वह टूट जाए, फंस जाए, छोटे टुकड़ों में बच जाए, इसे कहते हैं जड़ता। यानी कि उसमें आकार में कोई परिवर्तन ना हो। दूसरा है संपीड़ितता। संपीड़ितता का अर्थ होता है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसके कणों को बहुत पास पास ले आना और उसको अधिक आयतन से कम आयतन में परिवर्तित कर देना। तो संपीड़ितता या ज़्यादातर गैसों में अधिक होती है और ठोस में सबसे कम। तीसरा है तरलता। तरलता का अर्थ है बहाव। ऐसे पदार्थ जो भूमि पर डालने पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतः बहकर पहुंच जाएं। कुछ द्रव होते हैं जिनमें बहावता तरलता का गुण अधिक होता है, और कुछ द्रव होते हैं जिनमें तरलता का गुण कम होता है। अधिक इनमें होता है जल, दूध, तेल आदि में क्या होता है? अधिक होता है। इनमें तरलता यानी बहाव अधिक होता है। ग्लिसरीन, घी, शहद, इनमें बहाव क्या होता है? बहुत कम होता है। ये बहुत धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहकर पहुंचते हैं। अगला दिया गया है बर्तन में गैस का भरना। बर्तन में गैस का भरना। गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसलिए गैसों को अधिक आयतन वाले को कम आयतन में परिवर्तित करके उन्हें किसी सिलेंडर या बर्तन में आसानी से भरा जा सकता है। आकार, यदि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक है तो उनका आकार क्या है? निश्चित है। यदि आकर्षण बल कम है तो उनका आकार निश्चित नहीं है। इसीलिए ठोस में आकर्षण बल क्या होता है? सबसे अधिक होता है, और गैस में आकर्षण बल सबसे कम होता है। अगला दिया गया है गतिज ऊर्जा। ये तो हम जानते हैं पदार्थ के कण सदैव गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण जो हैं सदैव गतिशील होते हैं, चाहे वो ठोस अवस्था हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। पदार्थ के कण सदैव गतिशील रहते हैं, जिसके कारण इसमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण इसमें एक गतिज ऊर्जा होती है। ठोस पदार्थों में गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। द्रव में ठोस की अपेक्षा कुछ ज़्यादा होती है, और गैस में सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है। गैस के जो कण होते हैं इनमें गतिज ऊर्जा सबसे अधिक पाई जाती है। अगला दिया गया घनत्व। किसी भी पदार्थ के एक इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है उसे घनत्व कहते हैं। सामान्यतः ठोस पदार्थ का घनत्व अधिक होता है। जो ठोस, जितने भी ठोस पदार्थ हैं उनका घनत्व अधिक होगा। द्रव का ठोस की अपेक्षा कम होता है, और गैस का घनत्व सबसे कम होता है। फिर अगला प्रश्न दिया गया है कारण बताइए। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें हम इसको रखते हैं। गैस के जो कण होते हैं इनके बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिसके कारण ये पूरे बर्तन में तुरंत फैल जाते हैं, जिस बर्तन में इसको हम भरना चाहते हैं।
अगला दिया गया है गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। गैस देखिए तेजी से गति करते हुए कण, गैस के कण जब बर्तनों की दीवार से टकराते हैं तो वे एक दीवार पर एक प्रकार से दबाव डालते हैं। एक बार से क्या डालते हैं? दबाव डालते हैं। अगला दिया गया है लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी की जो मेज होती है वो ठोस होती है। इसका कारण देना है लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस की हमने परिभाषा पढ़ा कि वे वस्तुएं जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है वो वस्तुएं ठोस होती हैं। तो जो लकड़ी की मेज है इसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है, इसलिए लकड़ी की जो मेज है वो ठोस होती है। अगला कारण दिया गया है हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़ों में हाथ चलाने के लिए हाथ को कराटे के दक्ष होना पड़ता है। हम जानते हैं कि हवा वायु में आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिससे हम अपने हाथ को इधर उधर आसानी से चला सकते हैं। लेकिन लकड़ी के जो गुटके हैं उनमें आकर्षण बल अधिक होता है और उसमें हाथ चलाने के लिए हमको कराटे के दक्ष होना पड़ता है। अगला प्रश्न दिया गया है सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को पानी पर तैरते हुए देखा होगा। पता लगाएं ऐसा क्यों होता है। जैसे अभी हमने बताया कि ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है, द्रव का उससे कम होता है और गैस का सबसे कम होता है, लेकिन फिर भी हमने देखते हैं कि यदि जल में बर्फ का टुकड़ा डाल दें तो उसकी सतह पर तैरता रहता है। बर्फ का टुकड़ा जो होता है, बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है क्योंकि वह अपने अधिक आयतन के कारण, जो बर्फ का टुकड़ा है अधिक आयतन के कारण अपने द्रव्यमान से पानी को अधिक पानी पर हटा देता है और जिसके कारण वह ऊपर तैरता रहता है। अगला दिया गया प्रश्न पेज नंबर 9 पर दिए गए हैं प्रश्न निम्नलिखित ताप पर जल की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं। यानी पहला दिया गया है 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस, यानी 250 डिग्री सेल्सियस पर जल किस अवस्था में होगा, किस रूप में होगा। 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल गैसीय अवस्था में बदल जाएगा, यानी पूर्णतः 250 डिग्री सेल्सियस पर जो जल हमारा है पूर्णतः गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि जो जल है वाष्प बनना प्रारंभ हो जाएगा। किसी भी पदार्थ की अवस्था, अगला प्रश्न, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप स्थिर क्यों रहता है। किसी भी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर वह एक निश्चित ताप की अवस्था पर परिवर्तन करके दूसरी भौतिक अवस्था क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था अब इसका ताप स्थिर रहता है क्योंकि समस्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन के दौरान काम करती है तथा यह सब तब तक रहता है जब तक एक पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में पूर्णतः परिवर्तित नहीं हो जाता है। इसलिए ऐसी ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई एक विधि का सुझाव।
हम जानते हैं कि पदार्थ की अवस्था दाब व ताप के द्वारा एक रूप से दूसरी अवस्था में परिवर्तित की जा सकती है। ताप कम करके व दाब बढ़ाकर, ताप को कम कर दिया जाए और दाब को अधिक कर दिया जाए तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। वायुमंडलीय गैस की ऊपर ऊंचाई पर ताप कम होने के कारण और दाब अधिक होने के कारण जो वायु में जल वाष्प की मात्रा होती है वो बूंद यानी द्रव में परिवर्तित हो जाती है। अगला पेज नंबर 11 पर गर्मी या शुष्क दिन, गर्मी के दिनों में कूलर हमें अधिक ठंडा क्यों करता है? कूलर को हमने देखा होगा उसके आधार तली में जल भरा होता है और उसके तीन ओर घास की चटाई लगी होती है जिस पर जल गिरता रहता है, इन चटाइयों पर जल गिरता रहता है। जब पंखा चलता है तो चटाइयों से जो जल पड़ता है उस पर वाष्पन क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। अधिक वाष्पन होने के कारण कूलर की वायु हमें ठंडक महसूस देती है या अधिक अनुभव ठंडक महसूस करते हैं। दूसरा है गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? घड़ा जो होता है ये मिट्टी का बना होता है और इस घड़े को जब बना मिट्टी से बना होता है तो मिट्टी के कण के बीच छोटे छोटे छिद्र रह जाते हैं, बहुत बारीकी से छिद्र रह जाते हैं जिससे जल छन कर या रिसर्च करके बाहर आ जाता है और वायुमंडल के संपर्क में आने पर वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकृत होने के साथ साथ ये जब वाष्पीकृत होता है तो वहाँ पर क्या अनुभव होता है? ठंडक का अनुभव होता है जिससे घड़े बाहरी ऊष्मा जो होती है वो घड़े में प्रवेश नहीं कर पाती है और घड़े का जल ठंडा बना रहता है। अगला प्रश्न दिया गया एसीटोन या पेट्रोल या इत्र हथेली पर डालने पर हमें ठंडक का क्यों महसूस होती है? पेट्रोल या इत्र जो होती है शीघ्रता से वाष्पित हो जाती है। यदि इसे खुला छोड़ दें तो ये शीघ्र बहुत ही जल्दी वाष्प में क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। जब इनको हथेली पर डालते हैं तब यह हथेली से ऊष्मा प्राप्त करते हैं और वाष्पित हो जाते हैं। इसी कारण जिससे ऊष्मा ऊर्जा की हानि होती है, जिससे ऊर्जा की क्या होती है? हानि होती है और इसी कारण हमें हथेली ठंडक का अनुभव होता है। अगला कारण दिया गया है कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय पीना आसान होता है या जल्दी पी सकते हैं, क्यों? कप की अपेक्षा जो कप का जो क्षेत्रफल होता है ऊपरी परत का, प्लेट का क्षेत्रफल अधिक होता है। कप की अपेक्षा प्लेट का क्षेत्रफल अधिक होता है जिससे वाष्पन क्रिया में तेजी या वृद्धि हो जाती है। इसी कारण यदि हम प्लेट में दूध या चाय लेते हैं तो उसका वाष्पीकरण शीघ्र और जल्दी होता है जिससे वह तुरंत ठंडी हो जाती है और उसे हम आसानी से पी सकते हैं। जबकि जो कप है उसका क्षेत्रफल कम होता है तो वहाँ पर वाष्पन की क्रिया बहुत धीरे धीरे होती है जिससे कप में रखी चाय या दूध काफ़ी देर में ठंडा होता है। अगला प्रश्न है गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। पर क्यों पहनने चाहिए सूती कपड़े? पसीने के वाष्पीकरण के दौरान पसीना हमारे शरीर को
आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्पीकृत हो जाता है। जब गर्मियों में जो शरीर से पसीना निकलता है, यदि वो सूती कपड़े पहनते हैं तो वो हमारे शरीर से ऊर्जा लेकर शरीर क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यह वाष्प सूती कपड़ों के संपर्क में आने पर यह हमारे शरीर को ठंडक का अनुभव कराते हैं। सूती कपड़े में पसीने को अवशोषित करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित हो जाता है और वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हमें ठंडक का अनुभव होता है। यदि कहा जाए तापमान के दो मात्रक हैं, एक केल्विन है, एक सेल्सियस है, इनमें क्या संबंध है? तो सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। यदि केल्विन के तापमान में से 273 घटा दें तो क्या हम किस में बदल जाएगा, सेल्सियस में बदल जाता है। फिर आगे देखते हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कारण बताइए। जो हमारी अभ्यास कार्य से संबंधित हैं, हमें इत्र की गंध दूर बैठे होने पर भी क्यों पहुंच जाती है? क्योंकि इत्र के कण जो होते हैं वायु में बहुत तेज़ी से मिश्रित होते हैं या मिल जाते हैं, और वायु मिलने के साथ साथ वायु के कणों के साथ उनकी गति बढ़ जाती है, जिससे हम दूर बैठे होते हैं और उसके कारण जो इत्र की गंध है, खुद महक है, वो हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं। फिर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको आकर्षण बल के हिसाब से व्यवस्थित करना है। दिया गया जल, चीनी, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में सबसे कम आकर्षण बल होता है, फिर जल में ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, और इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया था चीनी में क्या होगा, सबसे अधिक आकर्षण बल होता है। निम्नलिखित तापमानों पर जल की क्या अवस्थाएं होंगी? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी द्रव अवस्था में रहेगा, यानी जल हमारा किस में रहेगा, द्रव अवस्था में रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन दिया गया 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी ठोस अवस्था में बदल जाएगा और वह जम जाएगा। तीसरा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी गैसीय अवस्था में होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी वाष्प में बदल जाता है या बदलना प्रारंभ कर देता है। पुष्ट, अगला प्रश्न है, पुष्ट हेतु कारण दीजिए। पहला दिया गया है कमरे के ताप पर द्रव है, जल कमरे के ताप पर क्या है, द्रव। यदि जल को कमरे में रखें तो वह द्रव अवस्था में ही रहता है। कमरे के ताप पर द्रव जल पर होता है, क्योंकि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये जिस बर्तन में डालते हैं उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। जैसी बर्तन की आकृति है वैसा वो रूप धारण कर लेता है, तथा इसका आयतन निश्चित होता है। और ये जल को फर्श पर डालें तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक धीरे धीरे बहकर पहुंच जाता है, ढाल की ओर बहता है। इससे हम कह सकते हैं कि कमरे के तापमान पर जो जल है वो द्रव अवस्था में है। 273 के पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी ताप पर ठंडा करने पर शीतलता का अधिक प्रभाव क्या होगा? 273 के पर यानी केल्विन, 273 केल्विन पर पानी के कणों की अपेक्षा बर्फ के कणों की ऊर्जा कम होती है,
फलस्वरूप बर्फ वातावरण में अधिक ऊष्मा अवशोषित कर सकता है या करती है। यही कारण है कि समान ताप पर होते हुए भी बर्फ पानी की अपेक्षा अधिक ठंडा होता है या ठंडक पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, उबलते हुए जल अथवा भाप से जल जाने पर किसमें तीव्रता अधिक होगी। यानी कि प्रश्न कह रहा है यानी एक उबलता हुआ जल से जल जाए या भाप से जल जाए, तो जल और से जलने वाले की अधिक जलन होगी या भाप से जलन अधिक होगी। 373 के पर वाष्प के कणों की ऊर्जा समान ताप पर पानी के कणों की ऊर्जा से क्या होती है, अधिक होती है। ऐसा वाष्प के कणों द्वारा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा क्या कर लेती है, अवशोषित किए जाने के कारण होता है। अतः जब हमारी त्वचा वाष्प के संपर्क में आती है तो समान ताप पर उबलते पानी की अपेक्षा अधिक ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है, जिससे वाष्प द्वारा समान ताप पर उबलते की पानी की अपेक्षा अधिक जलन पैदा होती है। यानी कि जो 273 केल्विन पर वाष्प द्वारा जो समान ताप है उबलते हुए पानी की अपेक्षा क्या होगी, अधिक जलन पैदा करेगी। जो भाप है उसमें हमें अधिक जलन पैदा होगी।